हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं दोस्तों, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 70th बीपीएससी का एग्ज़ाम काफ़ी करीब आ गया है। ठीक है, अब ज़्यादा समय नहीं है आपके पास, तो समय नहीं है तो आप मैक्सिमम समय का जो है अच्छे से इस्तेमाल करना चाहेंगे। मोस्ट प्रॉबेबली ये एग्ज़ाम 13 या 14 दिसंबर को हो सकता है। ठीक है, इसी साल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो एग्ज़ाम तो काफ़ी करीब है। तो ये ज़रूरी है कि हम कुछ टेस्ट पेपर भी लगाएं, टेस्ट पेपर भी हम करें। तो टेस्ट के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक मानी जाती है ड्यूटेरिया की, बीपीएससी की ये जो 70th के लिए लेटेस्ट पैटर्न पे लाई गई है। तो इसको कवर हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं दोस्तों, कवर कर रहे हैं तो अच्छी बात है। कवर करेंगे, इसको अच्छे से करेंगे। ठीक है, एंड हम लोग इसमें जो है सारी चीज़ों को देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें दोस्तों हमने ऑलरेडी 3 सेट किया हुआ है, 3 सेट ऑलरेडी किया हुआ है। सेट 1, सेट 2, सेट 3, टोटल 10 सेट है इसमें। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो चौथा सेट करेंगे विथ फुल डिटेल जो एक्सप्लेनेशन के साथ हम देखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सेट नंबर 4 है। सेट नंबर 4 हम लोग कवर करने जा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से अनरेवल करके उसको समझ के आगे बढ़ेंगे, ताकि आपको जो है ऐसा क्वेश्चन मिले तो डेफिनेटली आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले कहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो जो आते हैं उनका एटलीस्ट आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहेगा। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। सो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन कहता है कि इन द वैदिक पीरियड जो है, किंग्स वेयर असिस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल असेंबलीज। सो दोज डेज गाइज देयर वर मेनली थ्री ट्राइबल असेंबलीज। एक तो था जिसमें बिदात जो था, इट वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट। ठीक है, ओल्डेस्ट ये हुआ करता था। एंड इसमें जो था दोस्तों, इसमें मेन एंड वुमेन दोनों पार्टिसिपेट कर सकते थे। मेन एंड वुमेन दोनों पार्टिसिपेट कर सकते थे। एंड दिस वाज यूज्ड टू हेल्प किंग्स इन हिज डे टू डे, जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी समस्याएं थी उसको सॉल्व करवाते थे। सभा जो था दोस्तों, ये सेकेंड असेंबली कह सकते हैं। ये ब्राह्मण्स का जो है एक, इसमें जो था असेंबली था ब्राह्मण्स का। ठीक है, ये ब्राह्मण्स का असेंबली था। समिति की बात करें तो ये विलेज असेंबली थी, विलेज असेंबली ये हुआ करती थी। समिति जो थी ये विलेज असेंबली हुआ करती थी। तो ये तीनों जो संस्थाएं थी उस समय, तीनों संस्थाएं जो है ट्राइबल असेंबली ही थी, और तीनों जो है किंग को असिस्ट करती थी। तो आंसर हमारा होगा डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। इसमें हमारा आंसर होगा दोस्तों मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द मौर्यन एम्पायर लास्टेड फॉर अ लिटिल मोर देन 100 ईयर्स। ठीक है, अच्छी बात है। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका इट बिगेन टू डिसइंटीग्रेट। व्हाट वर द मेन रीजंस फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर? बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों, जो जानते हैं इसको अच्छे से पढ़ा है जरूर बता देंगे। हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने एस्टैब्लिश किया था मौर्यन एम्पायर को। एंड इसमें हेल्प किया था इनके एक मंत्री जिनका नाम है कौटिल्य। कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने इसमें इनकी मदद की थी। ठीक है, उन्होंने इसमें इनकी मदद की थी। तो एस्टैब्लिश किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, मदद किया था कौटिल्य ने, और लगभग 100 साल से ज़्यादा, मतलब 185 BC में ये डिसइंटीग्रेट होने लग गई थी, टूट गई थी। और खासकर डिसइंटीग्रेशन जो है अशोक के मरने के बाद, क्योंकि अशोक के मरने के बाद जो उस समय ये पूरा एम्पायर था, ये 2 भागों में बट गया। वेस्टर्न पार्ट जो था इस पे वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट में बट गया। ठीक है, वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट में ये बट गया। वेस्टर्न पार्ट पे उस समय अशोक के बेटे कुणाल जो था वो शासन करने लग गया, और ईस्टर्न पार्ट पे अशोक का नाती दशरथ शासन कर रहा था। ठीक है, दशरथ शासन कर रहा था। बट ओवरऑल डिसइंटीग्रेट हो गया था, टूट गया था बिल्कुल। तो कारण बताने हैं आपको, ठीक
ठीक है, कारण बताने हैं। पहला कारण कहता है कि अशोकाज सक्सेसर वेर वीक एंड कुड नॉट रूल द एम्पायर वेल। बिल्कुल सही है भाई, अशोक एक महान शासक था, अशोक जो था वो महान था, ग्रेट था, ठीक है। अशोक जो था वो ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शासकों में से माना जाता है, जिसकी नीति आज भी फॉलो की जाती है। लेकिन इसके बाद इसका बेटा कुणाल उतना बहुत ज़्यादा कुछ इस कर नहीं पाया, इसका भी बेटा दशरथ वो भी इतना ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। बाकी फर्दर भी जो हुए जो शासक वो भी वीक ही थे, तो सक्सेसर वेर डेफिनेटली वीक एंड दैट इज व्हाई दे कुड नॉट रूल द एम्पायर वेल, एंड वो भी उस समय जब एम्पायर काफी बड़ा था। नेक्स्ट रीजन कहता है कि ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी वाज आल्सो रिक्वायर्ड टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ ह्यूज आर्मी एंड ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। बिल्कुल सही है, पैसा तो चाहिए भाई। अब जितना आप एम्पायर को बड़ा करोगे उतना ही ज्यादा उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे आएंगे, आर्मी बड़ी होगी तो उसको भी खर्चे आएंगे। ये लोग धीरे धीरे बियर नहीं कर पा रहे थे, तो ये भी कारण था। थर्ड कारण जो कहा जा रहा है, ड्यू टू द डिफरेंट रीजन्स ऑफ एम्पायर बीइंग लोकेटेड एट ग्रेट डिस्टेंसेस देयर वाज डिफिकल्टी इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड एस्टैब्लिशिंग कॉन्टैक्ट्स। बिल्कुल सही है, इन्होंने अपने साम्राज्य को पूरे भारत में दूर दूर तक फैला रखा था, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस तक, काबुल तक इनका एम्पायर था। इधर नीचे जाओ तो चोल चेर पांड्या छोड़ दो तो वहां तक इनका जो है साउथ में एक्सटेंशन था, तो काफी बड़ा एम्पायर था। और पटना से बैठ के शासन करना इतना आसान नहीं था, सेंट्रलाइज्ड जो है एडमिनिस्ट्रेशन था, तो वो मुश्किल पड़ रही थी। तो ये भी कारण है। तीनों कारण दोस्तों बिल्कुल ही सही हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा, इसमें पूछा है हमसे विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू, आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द सातवाहना डायनेस्टी। सातवाहना डायनेस्टी की खास बात ये थी कि मम्मी का नाम लगाते थे, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, पुलायामी, ये सब जो है मतलब मदर को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। खैर यहाँ पे वो बात नहीं है, यहाँ पे देखो जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी, खैर तो इनसे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और तीनों स्टेटमेंट को देख के आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। नीचे देख लेंगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली नीचे पूछ रहा है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। तो सतवाहन डायनेस्टी जो है साउथ की डायनेस्टी थी, मोस्टली आंध्रा वगैरह में फैली हुई थी। पहला देखते हैं स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कहता है कि सतकर्णी जो था, पहला स्टेटमेंट देखेंगे, सतकर्णी वन जो था, इट हैड ए वॉर विथ कलिंग किंग, ही इज कॉल्ड लॉर्ड ऑफ द वेस्ट। बिल्कुल सही है, सतकर्णी का जो है बिल्कुल लड़ाई हुआ था सतकर्णी वन का, ठीक है, और इसे लॉर्ड ऑफ वेस्ट में कहा जाता है। कलिंग के किंग से इसकी लड़ाई हुई थी। गौतमी पुत्र सतकर्णी मेड द सातवाहना किंगडम पावरफुल इन डेक्कन। बिल्कुल सही है, इसने भी बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। गौतमी पुत्र सतकर्णी जो था उसने जो है बहुत बड़ी आर्मी को ऑर्गेनाइज किया था, शकों पे अटैक कर दिया इसने। फाइनली जो है इसने वेस्टर्न डेक्कन को जो है कैप्चर कर लिया था, वेस्टर्न डेक्कन को कैप्चर कर लिया था। बट शक जो थे दे नेवर मिस द अपॉर्चुनिटी टू अटैक, लगातार करते रहे सातवाहनों पे अटैक, एंड दिस सिचुएशन कंटिन्यू टिल द रेन ऑफ वशिष्ठ पुत्र जो था, सन ऑफ गौतमी पुत्र। फाइनली जो है वशिष्ठ पुत्र जो था उसकी शादी हो गई शक के शासक के द्वारा, कि बेटी के से शादी कर लिया, तो कहीं ना कहीं एक नेक्सस बनाने की कोशिश की। बट ये स्टेटमेंट सही है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी ने सातवाहन किंगडम को जो है पावरफुल बनाया था। थर्ड पॉइंट कहता है कि द सातवाहना स्टेट वाज प्रोस्पेरस एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन वाज गुड। बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि सातवाहनों का जो प्रोस्पेरिटी था वो काफी अच्छा था। उन्होंने अपने एरिया को प्रोविंसेस में बांट रखा था, ठीक है। और ये जो प्रोविंसेस हुआ करती थी उसमें मिलिट्री और सिविलियन गवर्नर्स हुआ करते थे, बोथ मिलिट्री एंड सिविलियन गवर्नर्स हुआ करते थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो ओवरऑल जो पैसा आता था वो टैक्स कलेक्शन, जो विलेज से रेवेन्यू, जो उनके विलेज के हेड होते थे उनको जो है रेवेन्यू कलेक्ट करने का टास्क दिया जाता था। तो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था, प्रॉस्पेरस स्टेट था। तो तीनों बातें सही हैं, तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए, ऑल।
यानी कि A1 2 3 ऑल आर करेक्ट, आंसर विल बी डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच गुप्त रूलर अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। दोस्तों आपने सुना होगा कि एक लड़ाई लड़ी थी शकों से, ठीक है, शकों से लड़ाई लड़ी थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है और सकारी भी कहा जाता है। इसको सकारी भी कहा जाता है क्योंकि शकों का संहार किया था, इसीलिए इसे सकारी भी कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय काफी फेमस है गुप्त डायनेस्टी में, ये गुप्त डायनेस्टी में काफी फेमस है। बेटे किसके थे? तो ये समुद्रगुप्त के बेटे थे, समुद्रगुप्त के बेटे थे। अगर हम बात ही करते हैं अगर गुप्त डायनेस्टी में, तो फाउंडर एक्चुअली माना जाता है श्रीगुप्त को, श्रीगुप्त को फाउंडर माना जाता है, श्रीगुप्त ने इसे फाउंड किया था। बट एक्चुअल जो मतलब इम्पोर्टेंट सबसे पहला जो शासक था, श्रीगुप्त के बाद तो घटोचक भी आया, बट उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट शासक था वो चंद्रगुप्त वन था, चंद्रगुप्त वन था, जिसने लिच्छवी में एक लिच्छवी की राजकुमारी से शादी करके जो है अपने आप को बहुत मजबूत बनाया था। चंद्रगुप्त वन का बेटा था समुद्रगुप्त और समुद्रगुप्त का बेटा था चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि मतलब काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि इसमें 9 रत्न भी थे, 9 रत्ना भी थे इसके समय में, और ये शकों से लड़ाई लड़के शकों को हराया था इन्होंने, तो इसे सकारी भी, और उसी के बाद विक्रमादित्य का भी टाइटल दिया गया था। तो आंसर होगा सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, आंसर होगा इसका सी, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये टाइटल इनको मिला था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक और बात है कि ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, इन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी। एक और बात पूछ लेते कई बार, तो एग्जाम में जब एग्जाम पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो एक और बात जान ले कि इन्होंने, इनकी बेटी थी प्रभावती, इनकी बेटी थी प्रभावती, और अपनी इस बेटी की शादी इन्होंने कर दी वकाटक किंग, एक प्रिंस थे, वहां पे उनकी शादी की थी। तो वकाटक वालों जो डायनेस्टी थी उनसे संबंध बनाया था इन्होंने, प्रभावती की शादी हुई थी। ठीक है, एंड इनके बारे में और बताएं तो ये पहले गुप्त रूलर थे जिन्होंने सिल्वर क्वाइन इशू किया था, फर्स्ट टू इशू सिल्वर क्वाइन। ये सारे फैक्ट जो है दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे, मैं सारे बात बता दूंगा इनसे रिलेटेड। इन्होंने अपने, देखो पाटलिपुत्रा तो कैपिटल थी ही गुप्त पीरियड की, बट जो सेकंड कैपिटल इन्होंने बनाई वो उज्जैन बनाई थी। सेकंड कैपिटल जो बनाई थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही बनाई थी और ये उज्जैन में बनाई गई थी। तो इतनी बातें हम चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जरूर जानेंगे, जानकारी रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। 4 क्वेश्चन हमने देख लिए दोस्तों, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। ओके, 5वां क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट पाला डायनेस्टी। पाल डायनेस्टी जो थी ये उस समय बंगाल, 8वीं सदी की ये डायनेस्टी है, बंगाल प्लस बिहार के रीजन में ये काफ़ी जो है फेमस हो गई थी ये डायनेस्टी। ठीक है, बंगाल और बिहार के रीजन में पाल डायनेस्टी। तो बीपीएससी के एग्जाम से तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बिहार में इसका गढ़ हुआ करता था। ठीक है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई इन्होंने। ठीक है, इसके अलावा उदंतपुरी का यूनिवर्सिटी बनवाया इन्होंने। तो बौद्ध बिहारों से काफ़ी जुड़े हैं, बौद्ध यूनिवर्सिटीज़ बनवाई, बौद्ध धर्म को इन्होंने इम्ब्रेस किया हुआ था। तो देखिए पहला स्टेटमेंट देखिए, पूछा क्या है, कौन सा सही है। गोपाल वन वाज द फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी। बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है। गोपाल वन ने ही इसको फाउंड किया था 8वीं सदी में, 8th सेंचुरी में, 8th सेंचुरी एडी कह सकते हैं, में इसका फाउंडेशन किया था। किसने किया था? तो गोपाल वन ने किया था। द पालाज रूल्ड ओवर बिहार, थोड़ा सा पार्ट उत्तर प्रदेश, एंड जो कह सकते हैं कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा का पार्ट रूल किया था। यूपी डाल दिया है तो यूपी नहीं किया था दोस्तों, यूपी पे इनका शासन नहीं था। इनका शासन बिहार पे जरूर था, बंगाल पे भी था और उड़ीसा पे भी था। बट फर्दर ये कह सकते हैं कि हम अगर मैप पे देखेंगे, थोड़ा सा आप समझ लो मैप के हिसाब से, तो मैप पे जब देखोगे ना तो ये थोड़ा रफ ड्रॉ किया हूँ दोस्तों। यहाँ पे बिहार है, इधर यूपी है, इधर आपका बंगाल है और इधर ही समवेयर इधर नीचे की तरफ उड़ीसा है। तो इस रीजन में तो रूल किया था, बट ये फर्दर वेस्ट नहीं आए थे, यूपी में नहीं आए थे। तो यूपी में नहीं आए थे तो ये आंसर गलत हो जाएगा। द फेमस बुद्धिस्ट मोनास्ट्री, थर्ड जो कह रहा है सी नंबर, द फेमस बुद्धिस्ट मोनास्ट्री
एट विक्रमशिला वॉज स्टैब्लिश्ड बाई गोपाल, ये भी गलत हो गया दोस्तों, इसको गोपाल ने नहीं, इसको किया था महिपाल ने, ठीक है, गोपाल ने नहीं, इसको स्टैब्लिश किया था किसने, इसको स्टैब्लिश किया था धर्मपाल ने, महिपाल ने भी नहीं, धर्मपाल ने, धर्मपाल, इसको स्टैब्लिश किया था किसने, धर्मपाल ने, ठीक है। तो देखो ये वाला सही है, ये गलत है, ये गलत है, तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑटोमेटिकली ए आएगा, ठीक है। इतनी जानकारी आप जानेंगे, ठीक है। पाल डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये डायनेस्टी बिहार, बंगाल और उड़ीसा में उस समय रूल की हुई है, और बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है ये। छठा क्वेश्चन देखते हैं, विथ रेफरेंस टू त्रिपिटकास और बुद्धिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। त्रिपिटका, तीन पितक को त्रिपिटका कहा जाता है। बौद्ध धर्म में ये बहुत इंपॉर्टेंट ये तीन रचनाएं हैं जिन्हें त्रिपिटक कहते हैं, ठीक है, जिसमें आता है विनय पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्ब पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है। ये तीन पिटक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों पिटक में देखेंगे दोस्तों, तो तीनों पिटक में जो है अलग अलग जो है काम के बारे में बताया गया है। जैसे विनय पिटक में क्या बताया गया है, सुत्त पिटक में क्या बताया गया, अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक जो है कंप्लीटली इसमें जो है बताया गया है फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बुद्धिज्म, इसमें किया गया है फिलोसॉफिकल जो है एक्सप्लेनेशन इसमें दिया गया है, किसका, बुद्धिज्म का। तो हमें मिल रहा है यहाँ पे विनय पिटक फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन, गलत, बिल्कुल गलत। सुत्त पिटक में दोस्तों, सुत्त पिटक में हमें बताया गया है जो रूल्स होंगे, ठीक है, जो नहीं, जो बुद्ध के टीचिंग्स है, बुद्ध के टीचिंग्स जो है, बुद्ध की टीचिंग्स, या फिर कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म, प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म या फिर बुद्ध की टीचिंग जो है, इसमें हमें सुत्त पिटक में बताया गया है, सुत्त पिटक में बताया गया। तो दूसरा सही होगा, क्योंकि यहाँ पे बात वही लिखी गई है, दैट इट मेंशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द बुद्धिज्म, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू, ठीक है, तो दूसरा सही है। थर्ड कहता है कि अभिधम्म पिटक, तो अभिधम्म पिटक तो मैंने बताया ही कि दिस इज ऑल अबाउट फिलोसॉफिकल रूल्स, ठीक है, फिलोसफी ऑफ द बुद्धिज्म कह सकते हैं, फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बुद्धिज्म। तो यहाँ पे उल्टा कर दिया है, ये होना चाहिए था रूल्स रिगार्डिंग द कंडक्ट एंड रूल्स डिसिप्लिन वगैरह बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए, ये विनय पिटक में कहा गया। विनय पिटक में संघ के नियम, यानी कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क है वो फॉलो करेंगे, क्या फॉलो करेंगे, वो विनय पिटक में। सुत्त पिटक में है कि भाई बुद्ध की टीचिंग क्या है, या फिर कह सकते हैं कि प्रिंसिपल बुद्धिज्म के क्या है, आपको बताया गया है। तो कौन सा करेक्टली मैच पूछा है, तो आंसर होगा ओनली 2, यानी कि ओनली 2 दिया गया है बी में, करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कर दो, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कर दो एंड करेक्ट आंसर निकाल लो। ऑथर है एक तरफ, दूसरी तरफ है टेक्स्ट, कौन से ऑथर ने कौन सा टेक्स्ट लिखा है, तो हम मैच करेंगे। कौटिल्य, हम जानते हैं इनको चाणक्य भी कहा जाता है, और विष्णुगुप्त के भी नाम से इनको जाना जाता है, विष्णुगुप्त के भी नाम से इनको जाना जाता है, चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से इनको जाना जाता है। फेमस अर्थशास्त्र के रचयिता हैं, जो कि एक पॉलिटिकल ट्रीटाइज है, पॉलिटिकल ट्रीटाइज है। ये पूछ लेता है कि अर्थशास्त्र क्या है, तो ये पॉलिटिकल ट्रीटाइज है दोस्तों, ये आप जानेंगे। अर्थशास्त्र का मतलब इकोनॉमी मत लगा देना, ये समहाउ इट वाज रिलेटेड टू पॉलिटी, ठीक है। तो कौटिल्य हो गया। अच्छा, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव, ये तो सब जानते होंगे, गीत गोविंद के रचयिता कौन है, जयदेव हैं, ये मुझे लगता है कि सबको पता होगा, ठीक है। तो ये 2 चीज आपको 100% पता है। आपको ये भी पता है कि एक फेमस जैन थे भद्रबाहु, इन्होंने रचना की थी कल्पसूत्र की, कल्पसूत्र की। ही वॉज ए फेमस जैन भद्रबाहु। भद्रबाहु और स्थूलबाहु को तो जानना ही चाहिए, क्योंकि 2 जो श्वेतांबर और दिगंबर में बटा था, वो इन्हीं दोनों की वजह से बटा था। तो इन्होंने कल्पसूत्र की रचना की थी भद्रबाहु। सोमदेव जो है ये रचयिता है गीत गोविंद के। तो करेक्ट मैच क्या होगा, ए का 4, बी का 3, सी का जयदेव तो 3 ही, ओके सॉरी, सी बी का गीत जयदेव, नहीं गड़बड़ हो गया, कथा सागर सोमदेव, बी का 2,
सी का 3 और डी का होगा 1। 4 2 3 1, 4 2 3 1, यानी कि कहाँ पे दिया गया है एक बार देख लेंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा सी, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इसका सी। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 8th क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों। 8th क्वेश्चन कहता है कि विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स। बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। बुद्धिस्ट आर्ट एंड कल्चर कह सकते हैं, बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स कह सकते हैं, क्योंकि बुद्धिज्म में आपको चैत्य देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है विहारा, और आपको देखने को मिलता है क्या, स्तूपा मेनली। इसके बाद तो अशोक के पिलर्स वगैरह वो सब तो देखने को मिलते ही हैं। ठीक है, बट मेनली चैत्य विहारा और स्तूपा, यही जो है मेन जो है ये मोन्यूमेंट्स हैं, आर्ट एंड कल्चर हैं इनके। पहला देखिए स्तूपा वेयर, अच्छा इसमें फॉल्स पूछा है हमसे पहले। ठीक है, स्तूपा वेयर लार्ज सेमी सर्कुलर मोन्यूमेंट्स। ठीक है, लार्ज सेमी सर्कुलर मोन्यूमेंट्स रिगार्डिंग बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स दैट हाउस द रिमेन्स ऑफ बुद्धा और बुद्धिस्ट मॉन्क। बिल्कुल सही, ये जो हुआ करता था पहले स्तूपा, आज भी आप चले जाओगे सांची में आपको एक स्तूपा देखने को मिलेगा जो कि ठीक ठाक प्रिजर्व्ड है। आपको एक केसरिया अगर जाओगे बिहार में तो आपको स्तूपा देखने को मिलेगा, बहुत ही डिलापिडेटेड स्टेट में आपको देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश के अमरावती में भी कुछ स्तूपा आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। तो स्तूपा आपको कुशीनगर में भी देखने को मिलेगा, कुशीनगर में। तो स्तूपा जो हुआ करते थे, स्तूपा बनवाए इसलिए जाते थे क्योंकि बुद्ध के रिमेन को, उनकी बॉडीली रिमेन या फिर उनके जो एक्सेसरीज या फिर जो आइटम्स चीज़ों को यूज करते थे उसको रख दिया जाता था, या फिर बुद्धिस्ट मॉन्क जो काफ़ी फेमस होते थे उनके बॉडीली रिमेन वगैरह को रख के उसके ऊपर ये स्ट्रक्चर स्तूपा बना दिया जाता था, और उसके ऊपर जो है हर्मिट हुआ करता था ऐसे करके, और चारों तरफ जो है अच्छी सजावट करके एक पाथ बनाया जाता था इसके चारों तरफ, और गेट भी बनाया जाता था, गोपुरम जिसे कहा जाता है। तो ये सब रचनाएं इसमें होती थी, काफी फेमस था। तो ये स्तूपा वाला ये सही है। दूसरा कहता है कि देयर वर बिहाराज नियर द स्तूपा वेयर मॉन्क्स लिव्ड। तो देखो दोस्तों, चैत्य और विहारा जो है, ये दो बातों को आप ध्यान से समझना। चैत्य और विहारा जो है दोस्तों, सॉरी, ये दोनों में अंतर है। चैत्य जो हुआ करता था वो उसमें वर्शिप करते थे, जो मॉन्क्स थे, वर्शिप किया करते थे जो मॉन्क्स हुआ करते थे, किसके, बुद्धिज्म के, बुद्ध के जो मॉन्क्स हुआ करते थे चैत्य में वर्शिप करते थे, और विहारा में वो रहते थे, आराम करते थे, रहते थे, रेस्टिंग प्लेस था, जगह जगह घूमते थे। तो बनाया गया था कि भाई थक के आएंगे तो आराम करेंगे। तो बिहाराज वाला भी बिल्कुल सही है। द स्तूपा ऑफ अमरावती वॉज बिल्ट विथ डोनेशन गिवन बाय ट्रेडर्स एंड लैंड ओनर्स। बिल्कुल सही है। जब आप अमरावती जाओगे तो वहां पे जो रेलिंग्स हैं, रेलिंग्स में जो है चारों तरफ, उन रेलिंग्स में बिल्कुल मेंशन किया गया है कि कितने डोनेशन किसने दिया है। तो उसमें मोस्टली जो है ट्रेडर्स और लैंड ओनर्स थे जिन्होंने डोनेट करके इस स्तूपा का जो है निर्माण करवाया था। तो सी भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। तो आंसर ऑटोमेटिकली हमारा क्या होगा, डी होगा, क्योंकि बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज वर बिल्ट अवे फ्रॉम सिटीज। ये गलत है। उस समय की जो सिटीज थी उसके आसपास ही बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज बनाई जाती थी। तो डी गलत हो गया और हमसे पूछा है गलत, आंसर होगा हमारा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर हो गया, 9 नंबर पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, 9th क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ द गुप्त पीरियड। गुप्तों का एडमिनिस्ट्रेशन काफी स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन माना जाता है। सामंती सिस्टम चलता था इस समय, सामंती या फिर गवर्नर सिस्टम जिसे कहते हैं, सामंत हुआ करते थे जिनको, इनका देखो सिस्टम सबसे पहले तो डिसेंट्रलाइज था, अनलाइक द मौर्यन डायनेस्टी हु रूल्ड मेनली सेंट्रलाइज्ड सिस्टम फॉलो करके रूल किया उन्होंने। बट अगर इफ वी कंपेयर देम विद द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन वाज प्योरली डिसेंट्रलाइज्ड। ठीक है, तो एक तो सामंती सिस्टम था, डिसेंट्रलाइज था। खैर, इतनी बेसिक जानकारी आपको होनी ही चाहिए। आगे देखते हैं। अब ये स्टेटमेंट देखेंगे और लास्ट में से ट्रू पूछा जाएगा।
कि कौन सा इसमें से सही है। ठीक है, पहला देखिए कहता है कि द गुप्त किंग्स एज्यूम द टाइटल लाइक परमेश्वरा एंड परम भट्टरका, बिल्कुल सही है। आप जब देखोगे तो जो इवन समुद्रगुप्त था वो भी परम भट्टरका जैसा जो है टाइटल को होल्ड करता था, ये अपने आप को परमेश्वरा भी कहते थे, तो ये बात सही है। और सुप्रीम हुआ करता था किंग, ठीक है, पोस्ट जो था वो हेरिडेटरी भी था, ठीक है, हेरिडेटरी था क्योंकि राजा का बेटा राजा बनता था, हेरिडेटरी सिस्टम हुआ करता था, हेरिडेटरी सिस्टम ये फॉलो करते थे, तो ये बात तो सही है। और टाइटल जैसे कि परमेश्वरा, महाराजा धीराज, परम भद्रक, ऐसे ये टाइटल होल्ड किया करते थे। ओके, सो पहला तो सही है। दूसरा कहता है कि थ्रोन वाज बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ सीनियोरिटी। थ्रोन जो था वो दोस्तों सीनियोरिटी के बेस पे नहीं था, वो था हेरिडेटरी के बेस पे, ठीक है। और हेरिडेटरी में भी होता था कई बार कि हमने एक देखा था कि रामगुप्त एक शासक था, रामगुप्त एक शासक था जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसको, क्योंकि इसने अपनी वाइफ को जो है गिरवी रख दिया था। रामगुप्त की कहानी है कि इसने अपनी वाइफ को ही गिरवी रख दिया था, जिससे काफी नाराज हो गया था चंद्रगुप्त द्वितीय। और इसका बड़ा भाई था ये, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई था रामगुप्त, तो इसको जो है मार दिया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, और इसकी वाइफ को जो है बचा के लाया था और खुद शादी कर लिया था उससे। तो ये सीनियोरिटी वाला सिस्टम कहीं ना कहीं सूट नहीं करता है, आंसर ये गलत हो जाएगा। सीनियोरिटी नहीं होता था, सीनियोरिटी में अगर कोई इनकेपेबल है तो उसको हटा के जरूर जो है जूनियर जो होता था, जो छोटा होता था, वो जो है टेक ओवर कर लेता था। तीसरा कहता है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड द पिक्चर ऑफ लक्ष्मी देवी वाज इम्प्रिंटेड ऑन द कॉइन्स। बिल्कुल सही है दोस्तों, लक्ष्मी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गॉडेस मानी जाती थी, और उनके बहुत गुप्तों के ऐसे कॉइन मिले हैं जिनमें लक्ष्मी की एक तरफ प्रतिमा है और एक तरफ राजा का प्रतिमा है। तो 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा ए, ठीक है। 1 and 3 आर करेक्ट, 2 इज रॉन्ग। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डिफरेंट स्कॉलर्स हैव डिफरेंट आर्गुमेंट्स रिगार्डिंग द एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आ गया। डिफरेंट स्कॉलर्स हैव डिफरेंट आर्गुमेंट रिगार्डिंग द एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट इज करेक्ट। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बहुत सारे रीजन्स, प्रोबेबल रीजन्स माने गए हैं, जैसे कि एक तो बोला गया है कि फ्लड्स आ गया होगा, ठीक है। एक बोला गया है कि नदी सूख गई थी, तो ड्राइंग ऑफ रिवर भी था, तो ये तो सही है बिल्कुल कि नदी ही सूख गई उस रीजन में। सरस्वती नदी मेनली सूखी भी थी, सरस्वती ये नदी सूखी, लेकिन मतलब कम हो गया था पानी, तो ड्राइंग ऑफ द रिवर भी था। फॉरेस्ट खत्म हो गए, अब ये लोग फॉरेस्ट खत्म हो गए तो फॉरेस्ट की तरफ से भागने लगे, और रूलर्स लूज कंट्रोल। तो इनमें से कौन सा सही है? तो तीनों सही है दोस्तों, प्रोबेबल तीनों रीजन्स माने जाते हैं, ठीक है। आंसर होगा डी, ऑल 3 आर करेक्ट, ऑल 3 आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ग्यारह नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट करेक्ट अबाउट गियासुद्दीन बलबन। गियासुद्दीन बलबन से रिलेटेड क्या सही नहीं है? नॉट करेक्ट पूछा है, क्या सही नहीं है आपको बताना है। तो पहला देखिए, गियासुद्दीन बलबन जो था सबसे पहले, इसको उलुग खान के नाम से जाना जाता था, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसको उलुग खान के नाम से जाना जाता था, एंड ही was one of the most important ruler of मामुलुक डायनेस्टी, या फिर स्लेव डायनेस्टी कह सकते हैं। स्लेव डायनेस्टी का सबसे इंपॉर्टेंट ये शासक हुआ करता था। इसको उलुग खान के नाम से भी जाना जाता था, बहुत लंबे समय तक शासन किया था। जो ये सिस्टम हुआ करता था, एक सिस्टम हुआ करता था जिसमें नोबेल वाला सिस्टम था। नोबेल्स को जो है इसने मजबूर कर दिया था। नोबेल्स जो थे पहले वो काफ़ी जो है कंट्रोल करते थे राजा के ऊपर। नोबेल्स जो इसके दरबार में हुआ करते थे, इन नोबेल्स को इसने जो है कंट्रोल किया कि इनके पावर को, इन पे जो है स्पाई छोड़ दिया इन्होंने, ठीक है। बलबन ने स्पाई छोड़ा कि इनकी खबर मुझे एक एक चाहिए। ये एक दूसरे की बेटियों की शादी
या फिर कह सकते हैं एक दूसरे के बच्चों की शादी आपस में करते थे नोबल्स, अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए, उस पर भी कंट्रोल किया था। सिजदा और पाबोस नाम की दो चीज इंट्रोड्यूस कराया था। इसके दरबार में मान लो ये राजा की गद्दी है और राजा यहाँ बैठा है, तो इसके दरबार में कोई भी आएगा तो सबसे पहले अपना जो है ये सर झुकाएगा, ठीक है, सर झुकाएगा, ठीक है, इसका सर ऐसा होना चाहिए, सर झुकाएगा। इस चीज को सिजदा कहा गया, सिजदा झुक के जो है सलाम करने की चीज को सिजदा कहा गया। और दूसरा राजा के पैरों को चूमना, पाबोस इसने सिस्टम जो है लागू किया। सिजदा और पाबोस जैसे चीजों को इसने लागू करके कहीं ना कहीं नोबेल्स का मन तोड़ा, उनको ये दिखाया कि यू आर जस्ट बिलो मी, डोंट ट्राई टू टीच मी, या फिर कह सकते हैं कि मुझे मतलब तुम अपने कंट्रोल में मत लो। ये बात इसने जो है जाहिर करी इसके थ्रू। ये स्टार्टेड ए पर्शियन फेस्टिवल नवरोज, ये भी सही है, तीनों बातें इसकी सही है दोस्तों। नवरोज जो है एक पर्शियन फेस्टिवल था, इसी ने स्टार्ट किया था। तो कौन सा गलत है? कोई नहीं, आंसर होगा डी, आंसर होगा डी। ओके, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर। 12 नंबर सवाल कहता है कि विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत कॉल्ड हिमसेल्फ सेकेंड अलेक्जेंडर। विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत कॉल्ड हिमसेल्फ सेकेंड अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर अपने आप में एक महान शासक था, जिसे सिकंदर के नाम से भी हम जानते हैं, सिकंदर द ग्रेट। वर्ल्ड जीतने चला था, भारत में इसका अभियान खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि इसको पता चल गया कि धनानंद जो है नंदों का एक बड़ा साम्राज्य का राजा है और उससे लड़ना बड़ा मुश्किल होगा। इसकी सेना भी लड़ते लड़ते थक गई थी। खैर, यहाँ पे हम सेकेंड अलेक्जेंडर की बात कर रहे हैं। कौन अपने आप को सेकेंड अलेक्जेंडर कहता था? तो आंसर होगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के भी कॉन्क्वेस्ट बहुत हैं, ठीक है, इसकी बहुत सारी फेमस स्टोरीज भी हैं। इसका संबंध जो था, ठीक है, इसका संबंध जो था मलिक काफूर के साथ, मलिक काफूर के साथ जो संबंध था उसके लिए फेमस है। पद्मावती के लिए प्यार इसका जो था एक तरफा, वो काफी इसको फेमस बनाता है। इसकी बाजार कंट्रोल की नीति, मार्केट कंट्रोल की पॉलिसी, वो इसको फेमस बनाता है। इसका मंगोलों पे कंट्रोल जो था, मंगोल से जो फाइट किया ये, वो जो था, ये बहुत सब इंपॉर्टेंट है। तो अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी डायनेस्टी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर एंड ही वाज कॉल्ड सेकेंड अलेक्जेंडर टू, ठीक है, सेकेंड अलेक्जेंडर भी कहा जाता है। अब खिलजी की बात करिए तो खिलजी डायनेस्टी के बारे में थोड़ी जान लो जानकारी। खिलजी डायनेस्टी का जो फाउंडर है दोस्तों, इसका फाउंडर जो है वो है जलालुद्दीन खिलजी। आपने पता नहीं पद्मावत मूवी देखी है कि नहीं, जलालुद्दीन खिलजी जो है इसका फाउंडर है, जिसको ये मार देता है, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी मार देता है, इसका सर काट लेता है। खैर, इसी की बेटी से शादी करता है, जलालुद्दीन की बेटी से, और इसी का सर काट के गद्दी पे बैठ जाता है। खैर, अलाउद्दीन खिलजी सेकेंड रूलर था खिलजी डायनेस्टी का, अपने आप को जो है वो सेकेंड अलेक्जेंडर कहता था। अलाउद्दीन का इनिशियल नेम जो था वो था गुरसब, ठीक है, गुरुसब्स था इसका, ठीक है, अली गुरु सास्प भी इसका नाम था, ठीक है, अली गुरु सास्प, ठीक है। तो ये भी पूछ लेता है अलाउद्दीन खिलजी का पहला नाम क्या था। और इसने टाइटल सिकंदर ए सानी भी रखा, ये भी पूछ लेगा आपसे, हो सकता है। सिकंदर ए सानी भी इसका टाइटल था, किसका हम बात कर रहे हैं? अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है, सिकंदर ए सानी भी इसका टाइटल था। ये सब बातें इससे रिलेटेड है। इसने जो है अल्कोहल को ओपन में पीना बैन कर दिया था। अल्कोहल को बोला कि पियो, लेकिन ओपन में मत पियो। अल्कोहल को जो है, अल्कोहल को इसने ओपन में बंद कर दिया था, ओपन करके नहीं पी सकते आप, ठीक है। इसने जो है दाग सिस्टम भी लॉन्च किया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। दाग एक कह सकते कि ब्रांडिंग का सिस्टम था, घोड़ों पे दाग लगाया जाता था। दाग कह सकते हैं कि ब्रांडिंग ऑफ होता, वही घोड़ों पे दाग लगाया जाता था जो अच्छे होते थे, तेज होते थे, फिट होते थे, उन पे दाग सिस्टम लगा के उनको ब्रांड किया जाता था इसी के समय में। खैर, अगला क्वेश्चन देखेंगे 13th नंबर। व्हाट वाज द टैक्स इम्पोज्ड ऑन एग्रीकल्चर इन दिल्ली सल्तनत कॉल्ड? दिल्ली सल्तनत का पीरियड जो था, इसमें डायनेस्टीज जैसे कि मामलुक डायनेस्टी, या फिर जिसे हम स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं, इसके बाद खिलजी डायनेस्टी, इसके बाद तुगलक डायनेस्टी, फिर तुगलक के बाद खिज्र खान वाली सैयद डायनेस्टी,
सैयद के बाद लोधी डायनेस्टी। ये डायनेस्टियों का जो है इस तरीके से सिलसिलेवार जो है क्रम है। ये सारे जो है दिल्ली सल्तनत के ये जो है पीरियड में इन डायनेस्टीज का जो है उदय हुआ था। तो कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत पीरियड के समय में जो टैक्स इंपोज किया जाता था एग्रीकल्चर पे, उसे क्या बोला जाता था? तो दोस्तों इसे बोला जाता था खराज। इसको बोला जाता था खराज। डिफरेंट टाइप के टैक्स हुआ करते थे, जकात भी था, उस्र भी था, खम्स भी था। तो उसमें जो खराज था एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाया जाता था। जितना भी प्रोडक्शन होता था उसका 50% जो है खराज एग्रीकल्चर में ले लिया जाता था। एग्रीकल्चर का जितना प्रोडक्शन होता था उसका 50% जो है खराज हुआ करता था। खम्स की बात करें तो खम्स जो था ये जो लूटेड मनी होता था, लूटेड जो ये, अब ये देखो ये सल्तनत पीरियड वाले जो मुस्लिम रूलर थे लूटिंग बहुत करते थे। किसी साम्राज्य पे आक्रमण किया, उसमें लूटा, तो जो पैसा आता था उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था सोल्जर्स के बीच में और ट्रेजरी में भी रखा जाता था। इसको खम्स कहते थे। ठीक है। जकात जो था दोस्तों ये एक रिलीजियस टैक्स था, मुस्लिमों से लिया जाता था। वो भी जो रिच मुस्लिम्स हुआ करते थे उस पे रिलीजन के नाम पे कुछ टैक्स लिया जाता था। रिलीजियस टैक्स ये हुआ करता था, रिच मुस्लिम्स से ये लिया जाता था। तो जकात जो था ये रिच मुस्लिम से रिलीजियस टैक्स के तौर पे लिया जाता था। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है 14 नंबर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दारा सिकोह। दारा सिकोह जो था दोस्तों ये भाई था, ब्रदर था किसका? आखिरी जो फेमस जो है औरंगजेब, मतलब मेजर जो शासक थे उसमें औरंगजेब था। औरंगजेब का ये भाई था और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी थी कि यही जो है गद्दी पे बैठेगा दारा सिकोह। दारा सिकोह ताकतवर भी था, लेकिन औरंगजेब ने जो है अपने आप को और मजबूत बनाया और दारा सिकोह को हराया, उसको मार भी दिया। पर दारा सिकोह का नाम और भी आता है क्योंकि इसने गीता का जो है पर्शियन में ट्रांसलेशन करवाया था। ठीक है, गीता का इसने जो है पर्शियन में ट्रांसलेशन करवाया था, इसलिए फेमस है ये। ठीक है, और ये हिंदू जो बुक्स हुआ करती थी, रिलीजियस बुक्स, उसमें काफ़ी इंटरेस्टेड था, उनको ट्रांसलेट करवाता रहता था। सो दारा सिकोह हैड ट्रांसलेटेड गीता into Persian language. He called the Vedas as divine texts. ये भी बात सही है, दोनों बातें इसने जो है बिल्कुल इससे रिलेटेड सही है। वेदों को ये डिवाइन टेक्स्ट मानता था, उनको पढ़ता था, समझता था। तो दोनों बातें सही है, आंसर होगा इसका सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। मुगल रूलर जो था दारा सिकोह एक बहुत बड़ा स्कॉलर था, एक सूफी भी था। ये एक सूफी भी था, एक तरीके से सूफी सेंट जो होते हैं उस तरीके से भी बिहेव करता था बाय नेचर। इसने गीता को ट्रांसलेट करवा लिया पंडित जो काशी के थे उनकी मदद लेके, और इसने जो है वेदों को भी काफ़ी कंपाइल किया और उन्हें डिवाइन टेक्स्ट का नाम दिया, डिवाइन टेक्स्ट का नाम दिया। आगे बढ़ेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन हो गया, 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, 15th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों 15th क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द मनसबदारी सिस्टम। ये मुगलों से रिलेटेड आ गया दोस्तों, मुगल से रिलेटेड आ गया। मुगलों में जो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम था उसमें मनसबदारी सिस्टम फॉलो करते थे। अकबर ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। तो मनसबदार जो थे दे रिसीव देयर सैलरी इन द फॉर्म ऑफ लैंड फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू विच वाज कॉल्ड जागीर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अकबर ने क्या किया, बोला कि भाई ठीक है आप इस पार्टिकुलर रीजन का शासन करो, इसमें से कुछ लैंड आप इतना ले लो और इस पे जो है आप रेवेन्यू कलेक्ट करो और आपकी जागीर होगी वो, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन आपको इस लैंड पे पूरा करना पड़ेगा और मुगलों के सपोर्ट में रहोगे, अपनी एक आर्मी रखोगे। इस तरीके से जो है मनसबदारी सिस्टम चलती थी। दूसरा कहता है कि मनसबदार्स लाइक इक्तादार वेर डिपेंडेंट ऑन देयर जागीर्स एंड एडमिनिस्टर्ड देम। दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है दोस्तों। मनसबदार लाइक इक्तादार डिड नॉट डिपेंड ऑन देयर जागीर्स नॉर डिड दे एडमिनिस्टर्ड देम। दे हैड द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू ओनली फ्रॉम देयर जागीर्स। ठीक है, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, ना कि एडमिनिस्टर करना। दिस रेवेन्यू वाज कलेक्टेड फॉर हिम बाय हिज सर्वेंट व्हाइल ही हिमसेल्फ वाज सर्विंग इन सम अदर पार्ट। ठीक है, तो ये वाला गलत है, पहला सही है। तो आंसर क्या होगा हमारा
ओनली वन करेक्ट, आंसर विल बी ए। ठीक है, आंसर 15 का ए होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, लिस्ट को मैच करना है रिगार्डिंग वेरियस डिपार्टमेंट एंड ऑफिशियल्स रिलेटेड टू मुगल पीरियड। अगेन मुगलों का पीरियड है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। सदर क्या होता था, फौजदार क्या होता था, सूबेदार क्या होता था, दीवान क्या होता था। दीवान से जब बात आती है ना दोस्तों, एक चीज दिमाग में आता है, दीवानी राइट। ठीक है, तो दीवानी का मतलब होता है फाइनेंस। ठीक है, दीवानी से रिलेटेड है फाइनेंस से, तो फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ प्रोविंस को हम दीवान कहते थे। ठीक है, तो पहला तो हमने मैच कर लिया कि बी का जो होगा वो 4 होगा। दूसरा देखते हैं, आर्मी लीडर क्या होता है, फौज से रिलेटेड होता है। ठीक है, फौज से रिलेटेड होता है क्या, तो फौज से रिलेटेड होता है फौजदार, आर्मी लीडर फौजदार। फिर आएगा आपका फाइनेंशियल ऑफिसर, हमने देख लिया। एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंसेस का जो एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करता था वो सूबेदार हुआ करता था। सूबेदार जो था प्रोविंस को एडमिनिस्टर करता था। एंड मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल वर्क सदर हुआ करता था। तो इस तरीके से जो हमारा मैच बनेगा दोस्तों 3 4 1 2 का बनेगा, 3 4 1 2 का बनेगा, यानी कि 3 4 1 2 है बी में, आंसर होगा हमारा 20 का। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा बी। अगर आपको एक भी जानकारी होती, जैसे कि बी का मैंने 4 बताया, तो आपको बाकी चीज देखने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि बाकी में बी में 4 नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा 20 का, करेक्ट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर। What was the lost wax technique used for manufacturing during the चोला पीरियड। चोलों के समय में दोस्तों नटराजा की मूर्ति देखी होगी आपने, तो ये जो मूर्ति बनती थी उस समय लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाया जाता था। उसमें होता क्या था कि पहले जो है एक मिट्टी की जो है एक मोम की प्रतिमा बनाई जाती थी, जो कि एग्जैक्टली मतलब जिस प्रतिमा को आप चाहते हो कि यही प्रतिमा बने, तो मोम से या फिर कह सकते हैं वैक्स से एक प्रतिमा बना ली जाती थी। मान लो कि ये प्रतिमा बना ली, ठीक है, ये प्रतिमा बनाई किसी ने, इसके ऊपर जो है मिट्टी का जो है बिल्कुल जो है लेप लगा दिया, मिट्टी का लेप लगा दिया। ठीक है, पूरा मिट्टी का लेप लगा दिया, बस एक कोटिंग लगा दी और एक जगह जो है छेद कर दिया, एक जगह छेद कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या किया जाता था, इसको हीट किया जाता था, इसको हीट किया जाता था। तो हीट करते ही मोम जो है उस छेद से बाहर आ जाता था। ठीक है, मोम जो है उस छेद से बाहर आ जाता था। अब इस छेद में क्या किया जाता था, जो मोल्टेन जो कॉपर हुआ करता था, कॉपर या ब्रोंज जो भी था, ब्रोंज की प्रतिमाएं काफी मिली हैं, तो इनको मोल्टेन को इसमें डाल दिया जाता था और ये जो है बाद में मिट्टी को हटा दिया जाता था, तो प्रतिमा बन जाती थी। इस टेक्निक को लॉस्ट वैक्स टेक्निक कहा गया है। तो ये किससे रिलेटेड है, अब आप तो समझ ही जाओगे, इन द मेकिंग ऑफ ब्रोंज स्टैचू। आंसर होगा 17 का बी। ठीक है, 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, इन द मेकिंग ऑफ ब्रोंज स्टैचू। जैसे नटराजा का स्टैचू वगैरह काफी फेमस है। सो चोल पीरियड ब्रोंज स्टैचूज के लिए काफी फेमस था। लॉस्ट वैक्स जैसे मैंने बताया कि ये टेक्निक यूज करके ये लोग स्टैचू बना लेते थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बाद में पॉलिश वॉलिश तो कर ही लेते थे, इसको अच्छे से चमकाते थे। 18 नंबर क्वेश्चन, What do the words MoneyGram, what do the words MoneyGramam and Nanadesi indicate? MoneyGramam and Nanadesi किससे रिलेटेड है? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 18 का, ये जो है बिजनेस एसोसिएशन हुआ करता था साउथ इंडिया का। ये जो था मनी ग्रामम और नानदेसी, ये जो है बिजनेस एसोसिएशन हुआ करता था साउथ इंडिया का। ठीक है, तो जो ट्रेडर्स थे जो कि दूर दूर तक जाते थे, स्टेट से होके गुजरना पड़ता था, फॉरेस्ट से होके गुजरना पड़ता था, वो क्या करते थे, अपना ग्रुप बना लेते थे, एसोसिएशन बना लेते थे और कारवां में चलते थे। वो लोग कारवां में निकलते थे। ठीक है, कारवां में निकलते थे, ग्रुप में निकलते थे एंड फॉर्म ट्रेड गिल्ड्स टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। देयर वेर मेनी सच यूनियंस इन साउथ इंडिया 8th सेंचुरी में, जिनका नाम मनीग्राम या नानादेसी रखा गया। ये काफी ज्यादा साउथ
अपना जो पेनिनसुला है, पेनिनसुलर इंडिया है, वहाँ पे फेमस था। साउथ ईस्ट एशिया में, चाइना में भी ये सब फेमस थे। तो इनको जो है, इनको इंडियन नाम कहे तो मनी ग्रामन और नानदेसी कहा गया है। ठीक है, आंसर होगा इसका बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर। 19 नंबर सवाल कहता है दोस्तों, व्हाट वेयर द इफेक्ट्स ऑफ डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर इन द फील्ड ऑफ पेंटिंग। तो पेंटिंग जो है मुगलों के समय में काफी फेमस हो गई थी। सबसे ज्यादा प्रकाष्ठा पे इसे पहुंचाया था किसने? जहांगीर ने। हालांकि पेंटिंग जो है वो हुमायूं के समय से ही स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, बट जहांगीर जो है काफी इसको ऊपर पहुंचाया था। बट जब डिक्लाइन हो गया मुगल एम्पायर का तो क्या हुआ? द आर्टिस्टिक इंटरेस्ट ऑफ द मुगल्स इन्फ्लुएंस्ड द रीजनल कोर्ट्स ऑफ द साउथ एंड रॉयल कोर्ट्स ऑफ द राजस्थान। तो जो मुगलों के जो पैटर्न जो थे, मुगलों के लिए जो पेंटिंग करते थे, अब जब मुगल डिक्लाइन कर गए, मुगल जब डिक्लाइन कर गए तो ऐसे पेंटर जो है डिफरेंट रीजनल कोर्ट्स में जाने लग गए, साउथ के और राजस्थान के कोर्ट में भी जाने लग गए, वहां पेंटिंग अपना करने लग गए। तो इस तरीके से जो आर्टिस्टिक जो इंटरेस्ट है मुगलों का, वो इन्फ्लुएंस किया रीजनल कोर्ट्स को और राजस्थान के कोर्ट्स को, रॉयल कोर्ट्स जो थे। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि उनको काम चाहिए भाई, पेंटर खाली थोड़ी बैठेगा। दूसरा देखिए, दूसरा कहता है कि ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल पेंटिंग द रीजनल स्टेट्स ऑफ साउथ इंडियन राजस्थान लॉस्ट देयर डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ पेंटिंग। गलत, उनकी डिस्टिंक्टिव जो फीचर थी वैसी ही रही, बट उसमें जो है मुगलों का रंग चढ़ गया, मुगलों का जो है पेंटिंग का रंग चढ़ गया। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। तो आंसर होगा 19 का ए, यानी कि 1 ओनली करेक्ट है, 2 करेक्ट नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि द मेन रीजन्स फॉर द इकोनॉमिक पॉलिटिकल क्राइसिस दैट अरोज बिफोर द मुगल सक्सेसर्स आफ्टर औरंगजेब वर व्हाट। The main reasons for the economic political crisis that arose before the Mughal successors after औरंगजेब। औरंगजेब ने ही ये दिक्कतें सहनी शुरू कर दी थी कि भाई दिक्कतें आने लग गई थी, इकोनॉमिक भी पॉलिटिकल भी, क्योंकि औरंगजेब के समय ही हैदराबाद का निज़ाम अपने आप को आज़ाद घोषित करने के लिए लग गया था। ठीक है, इसके अलावा जो है कह सकते हैं कि बांग्लादेश साइड में, वेस्ट जो बंगाल रीजन था, वहाँ पे भी जो है मुर्शीद कुली खान जैसा शासक अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश में लग गया था। तो दिक्कतें तो औरंगजेब के समय से ही शुरू हो गई थी। जैसे औरंगजेब मरा वो दिक्कतें और जो है काफी बढ़ गई। तो क्या क्या दिक्कतें शुरू हो गई वो देख लेते हैं। दैट औरंगजेब ने स्पेंड किया था एक लार्ज अमाउंट ऑफ हिज फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड द एम्पायर्स मिलिट्री इन फाइटिंग द प्रोट्रैक्टेड वॉर इन डेक्कन। डेक्कन में जो बहमनी किंगडम और अहमदनगर, इस तरीके के जो एरिया थे, बिदार, उनके शासकों को ये अपने कंट्रोल में रखना चाहता था। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री जो है इसने कॉन्क्वेस्ट किया और उन पे चढ़ाई कर करके अपना पैसा बर्बाद किया इसने। तो ये तो सही है। दूसरा कहता है कि लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी ड्यू टू विच इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सबड्यू द पावरफुल सेक्शन ऑफ द मनसबदार्स। जो मनसबदार थे वो पावरफुल होने लगे थे, जैसे कि हैदराबाद का निजाम, जैसे कि मैंने बताया कि मुर्शीद कुली खान, शाइस्ता खान जैसे, तो बहुत सारे जो है शासक जो है, अवध वाला जो नवाब था वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस होने लग गया था। तो ये सब जो है दिक्कतें पैदा करने लग गए थे। दूसरा भी सही है। तीसरा देखते हैं क्या कहता है। लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ सूबेदार्स ओवर मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेवेन्यू ऑफिस। देखो दोस्तों, लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ सूबेदार्स ओवर मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेवेन्यू ऑफिस नहीं था ये। एक्चुअली इनके लॉस ऑफ कंट्रोल तो नहीं कह सकते कि पावरफुल कंट्रोल होने लग गया था। पावरफुल कंट्रोल ऑफ सूबेदार्स ओवर मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेवेन्यू ऑफिस। तो ये क्या करते थे ना, अपने राजा को ही, मतलब मुगलों को ही जो शासक थे उन्हीं को आंख दिखाने लग गए थे। तो ये थोड़ा गलत लग रहा है, लॉस ऑफ नहीं होगा, ये तो इनके पावर में और वृद्धि हुई थी। चौथा देखिए, रिवोल्ट्स ऑफ फार्मर्स एंड लैंडलॉर्ड्स ऑकरिंग इन द वेरियस एरियाज। ये भी बात सही है। तो 1, 2 और 4 सही है, तो आंसर होगा ए। फार्मर्स भी जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा टैक्स लेने की वजह से परेशान थे, लैंडलॉर्ड्स काफ़ी परेशान थे, उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया, रिवोल्ट्स करना शुरू कर दिया। तो आंसर इसका करेक्ट जो होगा वो होगा 1, 2, 4 सही है, 3 जो है गलत है, 3 जो है गलत है, बाकी सब सही है। आगे बढ़ेंगे।
21 नंबर सवाल देख लेंगे। 21 नंबर सवाल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर नॉट करेक्ट, कौन सा इसमें से सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट देखिए, नवीन चंद्र दास का जो प्ले है नबाना, दिस वाज बेस्ड ऑन द बंगाल फेमिन। नवीन चंद्र दास का जो प्ले है नबाना, दिस वाज बेस्ड ऑन द बंगाल फेमिन। क्या ये सही है? हमसे पूछा है कौन सा नहीं सही है। तो नवीन चंद्र दास का जो प्ले है ये सही नहीं है, क्योंकि हम तो जानते हैं कि नील दर्पण जो है वो फेमस था, एक प्ले था मित्रा का, ठीक है। नील दर्पण दीन बंधु मित्रा ने लिखा था नील दर्पण को, दीन बंधु मित्रा ने लिखा था इसको, और काफी ये फेमस था, जिसमें हाईलाइट किया गया था जो इंडिगो फार्मर्स थे 1859 के आसपास में, जो उनका एक्सप्लॉइटेशन था उसके बारे में ये था कि कैसे उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। नील दर्पण उससे रिलेटेड था, तो ये इंडिगो एक्सप्लॉइटेशन से रिलेटेड है, ये सही है। तीसरा कहता है कि द ऑथर ऑफ प्ले घसीराम कोतवाल इज विजय तेंदुलकर, ये भी सही है। घसीराम कोतवाल के ऑथर विजय तेंदुलकर हैं, ये भी बात सही है। बट जो नबाना है, नबाना को नवीन चंद्र ने नहीं लिखा है, नवीन चंद्र ने नहीं लिखा है। ये नबाना जो है ये बिजोन भट्टाचार्य की प्ले है। नबाना जो है ये बिजोन भट्टाचार्य की है, भट्टाचार्य ने इसको लिखा है। तो ए जो है गलत हो गया, तो हमारा बी भी सही आंसर नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। तत्वबोधिनी मैगजीन जो है देवेंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ये भी तो सही है। तो सही है तो हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा है गलत। तो गलत जो है इसमें वो है नवीन चंद्र दास जो है इसके राइटर नहीं है नबाना के। ये प्ले जो है लिखी है बिजोन भट्टाचार्य ने। आंसर होगा 21 का ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 21 के बाद 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर सवाल कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग रिवेलियंस एंड इंसिडेंट्स, और उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब सबसे पहले जो हुआ उसको पहले लगाइए, उसके बाद ऐसे लगाइए। तो हम एक एक करके देख लेते हैं कि क्या मैच बैठेगा। तो इंडिगो रिवेलियन जो हुआ था 1859 में हुआ था, 1859 बंगाल रीजन में। संथाल रिवेलियन 1855-56 में हुआ था, 55-56 में संथाल रिवेलियन हुआ था। सिपाही म्यूटिनी 1857 में हुई थी, और डेक्कन राइट्स जो है 1875 में हुए थे। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा? 2 संथाल रिवेलियन, फिर आएगा सिपाही रिवेलियन, फिर आएगा इंडिगो रिवेलियन, फिर आएगा डेक्कन राइट्स। 2, 3, 1, 4 जो है करेक्ट मैच आएगा। आंसर होगा 22 का डी। 22 का करेक्ट आंसर होगा डी। देखो, संथाल रिवेलियन को लीड किसने किया था? सिद्धू और कान्हू ने। इसको लीड किसने किया था पूछ लेता है, सिद्धू और कान्हू ने इसको जो है, सिद्धू और कान्हू या फिर कान्हू भी कहते हैं। तो इन दोनों ने, दोनों भाई थे, चांद भैरव भी थे इनके साथ हालांकि, तो इन्होंने लीड किया था इसको। डेक्कन राइट्स जो है फेमस 1875 में हो गए थे, जहाँ पे डेक्कन में जो मनी लेंडर्स वगैरह से उनके जो गिरवी कागज वगैरह छीना गया था, जो कि लोगों ने लोन लिया था, क्योंकि काफ़ी एक्सप्लॉइटेटिव रेट पे वो देते थे, इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई हुआ करता था। सिपाही म्यूटिनी तो जानते ही हैं, इसका जो तत्काल कारण था वो था रॉयल इनफील्ड बुलेट जो था, रॉयल इनफील्ड राइफल सॉरी, जिसमें ग्रीज्ड कार्ट्रिज हुआ करते थे, दांत से काटना पड़ता था। कहा जाता था कि काऊ और पिग की चर्बी से बना था। इंडिगो रिवेलियन आपको इंडिगो प्लांटेशन की वजह से जबरदस्ती जो लठियाल करवाते थे उसकी वजह से हुआ था। तो इस तरीके की कुछ क्रोनोलॉजी बनती है। आगे बढ़ेंगे। बाय whom did the last major expansion of the British Indian Territory took place? By whom did the last major expansion of British Indian Territory took place? तो डलहौजी की जो है एनेक्सेशन की नीति तो सब जानते ही हैं। एनेक्सेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी जिसे को कहा जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये नीति जो है सबसे फेमस मानी जाती है मेजर एक्सपेंशन के लिए। तो 23 का सही आंसर होगा सी। डॉक्ट्रिन का जो था प्रिंसिपल ऑफ एनेक्सेशन वो काफ़ी फेमस हुआ, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी जो था ये इसका मास्टर था। ही वाज, इसी के पीरियड में लास्ट मेजर एक्सपेंशन हुआ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी का, एंड ये गवर्नर जनरल था ईस्ट इंडिया कंपनी का। 1848 से ये
उसके 1856 तक था गवर्नर जनरल। उसके बाद कैनिंग आ गया था, कैनिंग के समय सिपाही विद्रोही हो गया, हालांकि जड़ माना जाता है कि इसी ने बोया था। सतारा को इसने सबसे पहले कैप्चर किया था प्रिंसिपल ऑफ एनेक्सेशन के तहत 1848 में। और इसके जो है काफ़ी काम भी है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अलावा जो है काफ़ी इसने जो पॉलिसी लाई थी, जैसे कि विडो रीमैरेज एक्ट इसके समय में आया था। विडो रीमैरेज एक्ट आया था इसके समय में 1856 में। ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में किसके समय में आया था। पोस्ट ऑफिस एक्ट इसी के समय में आया था। पोस्ट ऑफिस एक्ट जो है 1854 में इसी के समय में आया था पोस्ट ऑफिस एक्ट। और इसके समय में पहली रेलवे लाइन जो बॉम्बे से थाने के बीच में, बॉम्बे टू थाने से के बीच में 1853 में बिछी थी, इसी के समय में हुआ था। इसी के समय में जो है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को जो है सेपरेट कर दिया गया था। हर प्रोविंस में कह सकते हैं कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का इस्टेब्लिशमेंट इसी के समय में हुआ था 1853 में ही। तो ये सब इसके जो है अचीवमेंट है इसके समय में, और सवाल के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछा जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए 24 नंबर। कंसीडर द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन एजुकेशन। वुड डिस्पैच, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहा जाता है, कोलकाता यूनिवर्सिटी, और इनको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो हिंदू कॉलेज, एडम्स रिपोर्ट। तो सबसे पहले जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था, सबसे पहले हुआ था हिंदू कॉलेज कोलकाता में इस्टेब्लिश हुआ था। ये कॉलेज जो है दोस्तों हिंदू कॉलेज कोलकाता वाला 1817 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद में आता है दोस्तों एडम्स रिपोर्ट। एडम्स रिपोर्ट जो है 1835 में छपी थी, 1835 में छपी थी एडम्स रिपोर्ट। वुड्स डिस्पैच जो आया था दोस्तों 1854 में भेजा गया था, जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन भी कहते हैं। और कोलकाता यूनिवर्सिटी बनी थी 1857 एडी में। तो ये सही मैच होगा, यानी कि 4 नंबर सबसे पहले आएगा, फिर आएगा 3 नंबर, फिर आएगा 1 नंबर और फिर आएगा 2 नंबर। करेक्ट आंसर होगा इसका बी। 24 का करेक्ट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखना। पच्चीस नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 25 नंबर सवाल कहता है कि What were the objections of Congress regarding the क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन से रिलेटेड कांग्रेस के ऑब्जेक्शंस बताइए क्या थे, क्यों कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट किया। तो क्रिप्स मिशन में तो सबसे पहले देखो आया एक स्टैफर्ड क्रिप्स लेके आए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि सेकेंड वर्ल्ड वार में इंडिया जो है पार्टिसिपेट करे, फाइट करे ब्रिटिशर्स के साथ मिलके। तो वो एक सपना दिखाने के लिए भेजा गया था, लालच दे के भेजा गया था कि ये करेंगे। तो क्रिप्स साहब ने बोला कि आपको डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दे देंगे जब आप हमसे वार के साथ मतलब हमारे साथ लड़ो मिलके, जो वर्ल्ड वार चल रही है उसमें पार्टिसिपेट करो, बाद में डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। ये हमें पसंद नहीं आई, हमने मांगा था कंप्लीट स्वराज, ठीक है, कंप्लीट फ्रीडम हमारा डिमांड था, डोमिनियन स्टेटस नहीं। तो ये जो है हमें पसंद नहीं आया, पहला कारण। प्रोविंसेस हैड राइट टू सक्सीड फ्रॉम द यूनियन, ये भी इसमें कहा गया था कि जो प्रोविंस नहीं रहना चाहते हैं यूनियन के साथ वो अलग हो सकती हैं। तो ये भी हमारे नेताओं को अच्छा नहीं लगा कि भाई ये तो बंदर बांट हो जाएगी, इसमें तो जो बाल्कान स्टेट है उस टाइप का बंदर बांट हो जाएगा। तो ये भी हमें पसंद नहीं आया। प्रोविजन टू मेंटेन द सुपरमेसी ऑफ द गवर्नर जनरल। तो एक्चुअली दोस्तों जो है ये सभी बातें सही हैं कि गवर्नर जनरल का जो सुपरमेसी बाद में भी बना रहेगा, तो ये सभी जो है हम इसके अगेंस्ट थे। तो आंसर होगा हमारा कि भाई इनमें से सभी, यानी कि मोर देन वन ऑफ द अबव इसमें, क्योंकि तीनों ऑप्शन जो है एक साथ नहीं दिया गया है। तो आंसर हमारा होगा इसमें मोर देन वन ऑफ द अबव। तीनों बातें सही है क्रिप्स मिशन का विद्रोह करने के लिए। क्रिप्स मिशन का डेट पूछे अगर, तो क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आया था। इसके फेलियर के बाद ही डू और डाई का नारा देते हुए जो है हमने फेमस अगस्त क्रांति चला दी थी। अगस्त जो है रिवॉल्यूशन, अगस्त क्रांति, जिसे 1942 में महात्मा गांधी ने 8 अगस्त को घोषित किया था। 9 से स्टार्ट ही हो गया था। 9 को सुबह सुबह बड़े बड़े नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया था, ऑपरेशन 0 आवर चला के। खैर आगे बढ़ेंगे। द ऑर्डर ऑफ स्टेट्स एक्सेप्टिंग द सब्सिडरी ट्रीटी। सबसे पहले हैदराबाद ने एक्सेप्ट किया। सब जो सब्सिडरी अलायंस है, ये सब्सिडरी अलायंस जो है इसको सबसे पहले एक्सेप्ट किया किसने? सबसे पहले एक्सेप्ट किया हैदराबाद ने 1798 में। इसको, इस पार्टिकुलर नीति जो थी सब्सिडरी अलायंस की, इस नीति को लेके आया था लॉर्ड वेल्लेस्ली।
लॉर्ड वेलेस्ली इसको लेके आया था, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली की ये नीति थी सब्सिडरी अलायंस, जिसमें बोला गया कि जो इंडियन स्टेट हैं, जो इंडियन राजा हैं, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ सब्सिडरी अलायंस के साथ जुड़ जाएं। इससे क्या होगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो होगी उनकी रक्षा करेगी कोई भी जो बंदा उन पे अटैक करेगा उससे, और इसके तहत ब्रिटिश आर्मी को जो है खड़ा किया जाएगा इंडियन स्टेट में। जो राजा उनके साथ ट्रीटी करेगा उसके यहाँ ब्रिटिश आर्मी खड़ी रहेगी, उस आर्मी का खर्चा जो है वो राजा बियर करेगा। बदले में ब्रिटिश का जो है डिमांड ये था कि आप जो है इंडियन राजा जो हैं वो किसी दूसरे पावर से हमारे अलावा, जैसे फ्रेंच हो गए, डच हो गए, पुर्तगीज हो गए, उनसे आप अलायंस नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ आपका अलायंस हमारे साथ रहेगा, हमारा एक दूत आपके यहाँ खड़ा बैठा रहेगा, ठीक है। तो ये सब जो था, इस तरीके की नीति को सब्सिडरी अलायंस कहा गया। इसमें सबसे पहले शामिल हुआ था हैदराबाद 1798 में, फिर उसके बाद 1798 में ये शामिल हुआ, फिर मैसूरू स्टेट जो है इसमें शामिल हुआ 1799 में, क्योंकि टीपू सुल्तान मारा गया था। तो बोदियार डायनेस्टी के राजा को गद्दी पे बिठा के उससे ट्रीटी साइन करवा लिया इन्होंने, अंग्रेजों ने, क्योंकि टीपू सुल्तान तो मारा गया था। एंग्लो जो मैसूर स्ट्रगल था उसमें चौथा वार लड़के वो बेचारा मारा गया लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा ही। फिर पेशवाओं के साथ इन्होंने जो है ट्रीटी साइन किया। पेशवाओं के साथ जो इनकी ट्रीटी थी वो थी 1802 में। 1802 में ये ट्रीटी पेशवाओं के साथ साइन हुई थी। तो इस तरीके से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। अगर हम बाकियों की बात करें तो जैसे पेशवा के अलावा और क्या है, मद्रास तो इसमें है ही, होना ही नहीं चाहिए, तो खैर आंसर होगा ए, करेक्ट आंसर होगा इसका ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन द रिवेलियन ऑफ 1857 विच इंडियन रूलर्स सपोर्टेड द ब्रिटिश टू क्रश द रिवेलियन। देखो बहुत सारे ऐसे इंडियन रूलर थे जो कि ब्रिटिशर्स को ही सपोर्ट कर रहे थे क्रश करने में, जो कि 1857 की क्रांति हुई थी, अपने ही लोगों को ये क्रश करवा रहे थे। इसमें निजाम था हैदराबाद का, फुल सपोर्ट दिया हुआ था। इसमें जो सिंधिया थे ग्वालियर के वो भी थे, फुल सपोर्ट दिया गया था इनके द्वारा भी। इसके अलावा दोस्तों इसमें और भी लोग थे, जैसे कि नवाब ऑफ भोपाल था, वो भी सपोर्ट कर रहा था, राणा ऑफ नेपाल भी सपोर्ट कर रहा था। तो ये सभी लोग जो ब्रिटिशर्स के साथ थे, होना आइडियल क्या चाहिए था कि हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे जो हीरो थे उस समय के सिपाही जो थे उनको सपोर्ट करते, उनको लीडरशिप देते, तो जरूर उसी समय भारत आजाद हो जाता। खैर ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूनिटी हम में शुरू से ही नहीं रही है, ये मानना पड़ेगा भाई। द सनसेट रूल वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड सिस्टम। सनसेट रूल जो था दोस्तों ये संबंधित था किससे? सनसेट रूल संबंधित था दोस्तों महलवाड़ी सिस्टम से नहीं, परमानेंट सेटलमेंट से रिलेटेड था। आंसर होगा इसका बी, 3 ओनली। देखो परमानेंट सेटलमेंट को जमींदारी सिस्टम भी कहा जाता है। जमींदार हुआ करते थे, उनको लैंड का राइट दे दिया गया और उनको ये राइट दे दिया गया कि आप लैंड में टीनेंट्स रखो और उनसे खेती कराओ और जो भी आप उपज करो उसका 1/11वां भाग जो है आप हमें दे दो, बाकी जो है आप रखो टैक्स के तौर पे, आप ये हमें दे दो। लेकिन ये जो पैसा देना था वो सनसेट से पहले देना होता था। एक डेट फिक्स किया जाता था, उस डेट को अगर सनसेट से पहले वो जमींदार पैसा नहीं दिया तो उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। इसी तरीके की इस क्लॉज को सनसेट रूल कहा गया है। तो आंसर होगा इसमें बी, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट से रिलेटेड था। ये परमानेंट सेटलमेंट से रिलेटेड था। द सनसेट रूल वाज रिलेटेड टू परमानेंट सेटलमेंट। इसके तहत लैंडलॉर्ड जो होता था, अगर वो सनसेट तक पैसा नहीं दिया फिक्स डेट को, तो उसका लैंड जो है ऑक्शन कर दिया जाता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको परमानेंट सेटलमेंट को लाया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का ये देन है, कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस का ये था सेटलमेंट सिस्टम, इसको लेके आया था यही कॉर्नवालिस। इसको मेनली जो है 1773 में लागू कर दिया गया, 93 में लागू कर दिया गया था। बंगाल और भी जो है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी जो है, नॉर्थ कर्नाटक तक ये फैला हुआ था। उस समय जो भारत था टोटल, उसका भारत का या फिर ब्रिटिश इंडिया का कह सकते हैं 19% भाग में ये लागू था। ठीक है, आगे चलेंगे। तो उसमें लैंड रेवेन्यू सिस्टम में 1/11 भाग जो है वो जमींदार अपने पास रखता था। 10/11 भाग जो है वो जो है टैक्स वाला देना पड़ता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को।
इस तरीके से ये सिस्टम चलता था। आगे बढ़ें, 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच ऑप्शन इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग रिवेलियंस। तो देखिए, सबसे पहले को सबसे पहले रखेंगे, जो रिवेलियन है उसके हिसाब से हम जानते हैं। अच्छा, एक बात करते हैं कि सबको सजा लेते हैं। सन्यासी रिवोल्ट जो हुआ था, ये सबसे पहला माना जाता है। सन्यासी रिवोल्ट जो हुआ था, ये सन्यासी रिवोल्ट 1763 से स्टार्ट होकर सन 1800 AD तक चला था। ठीक है, फिर हुआ था दोस्तों नील रिवोल्ट। नील रिवोल्ट जो है ये हुआ था दोस्तों, जिसे इंडिगो रिवेलियन भी कहते हैं, 1859 से लेकर 60 में, जिसमें दो भाइयों का नाम आता है। कमेंट करके बताएंगे कौन थे वो दो भाई। ठीक है, फिर आता है पबना रिवेलियन, जो कि 1873 से 76 के बीच में हुआ था। तो करेक्ट मैच हमारा क्या बनेगा इसमें? सबसे पहले सन्यासी रिवोल्ट आएगा, फिर नील रिवोल्ट आएगा, फिर पबना रिवोल्ट आएगा। आंसर होगा इसका ए। ठीक है, आंसर होगा इसका करेक्ट ए, इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 30 नंबर। Which of the following was recommended by the अरुंदले कमिटी? अरुंदले कमिटी के द्वारा कौन सा रिकमेंड किया गया था 1906 में? अरुंदले कमिटी के द्वारा, अरुंदले जो थे ये काफी फेमस एक व्यक्तित्व माने जाते हैं। अरुंदले कमिटी जो है मिंटो टू, जो जिसको लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ इंडियन कम्युनलिज्म भी माना जाता है, क्योंकि इसी के समय में जो है सेपरेट इलेक्टोरेट लाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1909 में, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट में मुस्लिम को मुस्लिम ही वोट करेंगे ऐसा करके। तो अरुंदले कमिटी जो था इसको लाया गया था मिंटो द्वितीय के द्वारा, ताकि रीयूनिटी की जा सके। जो हमारी बंगाल का डिवीजन हुआ था उसको रीयूनिफाई करने के लिए लाया गया था, क्योंकि 1905 में जब ये लाया गया था बंगाल का विभाजन, तो काफ़ी ज़्यादा जो है रिवोल्ट या विद्रोह जिसे कहते हैं, स्वदेशी मूवमेंट शुरू हो गया था। बंगाल विभाजन के अगेंस्ट में स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ था, तो उसको रीयूनिफाई करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको जो है कह सकते हैं मिंटो द्वितीय ने 1906 में किया था कि भाई कैसे इसको रीयूनिफाई किया जाए, क्योंकि कंटिन्यूअस जो अपोजिशन हो रहा था इंडियंस के द्वारा। अरुंदले को ये टास्क दिया गया कि भाई आप इसको जो है कैसे इसको रीयूनिफाई किया जाए वो बताओ। तो फाइनली जो है 1911 में दिल्ली दरबार लगा। और इसी दिल्ली दरबार में दो बात हुई। एक तो ये हुआ कि भाई अब जो है दिल्ली को कैपिटल बनाया जाएगा, कोलकाता को नहीं। दूसरा जो है इसमें जो है दिल्ली दरबार में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो था वो जो है वेलकम किया कि इसको जॉर्ज पंचम को और क्वीन मैरी को, और दिल्ली दरबार में ये दोनों शासक आए। उसमें बिल्कुल अनाउंस कर दिया गया कि पार्टीशन होगा, बंगाल का जो हुआ था उसको कैंसिल कर दिया जाए, और बंगाली लैंग्वेज वाले एरिया को जो है उसी समय ये भी डिसीजन लिया गया कि बिहार को जो है सेपरेट किया जाएगा बंगाल से। ठीक है, बिहार को सेपरेट किया जाएगा, जिसमें उस समय बिहार में उड़ीसा भी था। ठीक है, उसको जो है अलग कर दिया गया था बंगाल से। और 1912 में जो है कैलकाटा को जो है हटा के दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था। इसी में दिल्ली दरबार में ही ये डिसीजन हुआ था कि 1912 में जो है कलकत्ता को हटा के दिल्ली को जो है कैपिटल बनाया जाए।